हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एसआरजी ट्यूशन की एक नई वीडियो में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसे हम चैप्टर पढ़ रहे थे, इस चैप्टर में एक मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यानी कि CFT। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है और ये कैसे हमें कॉम्प्लेक्स या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करता है और साथ ही साथ एक्सप्लेन करता है कि वीक लिगेंड्स कौन से होते हैं और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कौन से होते हैं। अगर मैं बात करूं इस टॉपिक के इंपॉर्टेंस की, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, क्योंकि अगर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर की बात करूं तो वहां से जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चन आने की, वो एक तो आपका IUPAC से आती है यानी IUPAC ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, एंड सेकंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, एंड इसके बाद आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। सो बिना टाइम वेस्ट करे इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, तो ये जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ये हमें दी थी बेथे एंड वैन क्लैक ने। किसने? दो साइंटिस्ट थे, बेथे एंड वैन क्लैक, इन्होंने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दी थी। इन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे जो आपको पता होने चाहिए। इनका जो पहला पोस्टुलेट था उसमें कहा गया देयर इज नो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नो ओवरलैपिंग बिटवीन मेटल्स एंड लिगेंड्स। यहां पे इन्होंने कहा कि जब भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की कोई भी शेयरिंग नहीं होती है, ना ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और ना ही जो मेटल और लिगेंड्स है वो आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट इन्होंने दी, मेटल एंड लिगेंड्स आर कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्ज एंड अट्रैक्शन बिटवीन देम इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। इन्होंने कहा कि जो मेटल है और जो लिगेंड्स है ये पॉइंट चार्ज की तरह कंसिडर करे जाते हैं एंड इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि दो चार्जेस के बीच में जो नेचर ऑफ फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यही चीज इन्होंने भी कही कि जो मेटल एंड लिगेंड्स है ये पॉइंट चार्ज है और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इसके बाद इन्होंने कहा इफ लिगेंड इज न्यूट्रल देन पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑफ लिगेंड इज अट्रैक्टेड टुवर्ड मेटल। मतलब कि अगर मान लो जो लिगेंड है वो न्यूट्रल है, देन द पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑफ लिगेंड यानी लिगेंड के ऊपर जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनने की वजह से वो मेटल को अट्रैक्ट करेगा। इफ लिगेंड इज If ligand is absent, all 5d orbital of metal are degenerate। मतलब कि जैसे आपको पता है कि जो d ऑर्बिटल होता है उसके अंदर 5 हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं। तो अगर मान लीजिए लिगेंड absent है तो जो पांचों d ऑर्बिटल्स हैं उनकी जो एनर्जी है वो सेम रहेगी, और एनर्जी सेम रहेगी इस चीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं डीजेनरेट से या फिर डीजेनरेसी से। तो यहां पे बताया गया है कि अगर लिगेंड अब्सेंट है तो जो पांचों ऑर्बिटल होंगे डी सबशेल के, उनकी जो एनर्जी है वो सेम रहेगी। When ligand approaches central metal atom, then splitting of d orbital take place. It is called crystal field splitting. इन्होंने कहा कि जब भी कोई ligand एक सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करेगा देन जो डी ऑर्बिटल्स हैं, जो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, उनकी स्प्लिटिंग होगी एंड इसी चीज को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। अब ये चीज होती कैसे है इसको भी हम समझेंगे, उससे पहले हमें डी ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में और उनके नाम्स के बारे में पता होने चाहिए। ये पोस्टुलेट तो बस आपको मेरे को बताने थे, यहां से क्वेश्चन बहुत कम पूछेगा, यहां से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ सकता है। जो मेन चीज है वो आपको अब समझनी है। अब हम बात करते हैं शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स की, क्योंकि जो मेटल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं वो मैक्सिमम डी ब्लॉक को बिलोंग करते हैं। तो हम डी ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक्सिस दिख रही है, एक्स वाई एक्सिस। अब यहाँ पे ये जो डी एक्स वाई ऑर्बिटल है ये प्रेजेंट होता है बिटवीन दी एक्स एंड वाई एक्सिस। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये बुक मैंने ओपन करी, यहां पे मान लीजिए ये जो प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है इसको मैं एक्स एक्सिस बोल रहा हूं और ये वाला जो प्लेन है इसको मैं वाई एक्सिस बोल रहा हूं। दोबारा से रिपीट करता हूं कि ये जो प्लेन है इसको मैं एक्स एक्सिस बोल रहा हूं और ये जो प्लेन है इसको मैं वाई एक्सिस बोल रहा हूं। अब यहां पे जो लोब है या कह सकते हो जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, ये मान लीजिए वो ऑर्बिटल है। तो ये जो ऑर्बिटल है ये एक्स और वाई इन दोनों के बीच
बीच में है, यानी x एंड y दोनों एक्सिस के बीच में है, इसीलिए इसको dxy नाम दिया गया है। इसी तरीके से और भी ऑर्बिटल्स होते हैं जैसे कि dyz। इसमें होता क्या है कि जो ऑर्बिटल होता है वो y एंड z एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होता है। और इसी तरीके से होता है dzx ऑर्बिटल, जो कि क्या होता है कि इसमें ऑर्बिटल जो होता है वो x एंड z एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होता है। तो इन तीनों में ही जो ऑर्बिटल्स है वो कहां प्रेजेंट है, बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट है। तो इन तीनों ऑर्बिटल के आपको नाम याद होने चाहिए, dxy, dyz एंड dzx। ये तीनों ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये बिटवीन एक्सिस प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे कि डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 3 तो हमने देख लिए। अब बाकी के 2 आते हैं dx² y² एंड dz²। अब dx² y² एंड dz², ये जो 2 ऑर्बिटल होते हैं ये ऑन द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं, ऑन द एक्सिस की। जैसे कि ये एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इस एक्सिस पे ही ये ऑर्बिटल प्रेजेंट है, एक्स वाई प्लेन के बीच में नहीं, इस एक्सिस पे ही ये ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो इसमें हम कहते हैं कि ये जो ऑर्बिटल ये प्रेजेंट है ऑन द एक्सिस। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, जो कि है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यानी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में किस तरीके से जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो होती है। तो यहां पे मैंने आपको ऑक्टाहेड्रल शेप दिखा रखी है कि वो कैसे होती है। यहां पे सेंट्रल मेटल एटम होता है और उसके साइड में सब क्या होते हैं, लिगेंड्स होते हैं। अब अगर मैं बात करूं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की या ऐसे कॉम्प्लेक्स की जिनकी शेप ऑक्टाहेड्रल होती है, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑल 6 लिगेंड अप्रोचेस द सेंट्रल मेटल एटम अलोंग द एक्सिस। होता क्या है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 6 के 6 लिगेंड जो हैं सेंट्रल मेटल को अप्रोच करते हैं अलोंग द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये प्लेन है, ये एक्स प्लेन है, ये जो आपको दिख रहा है ये एक्स प्लेन है, और ये जो दिख रहा है ये वाई प्लेन है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई जो लिगेंड है वो ऐसे प्लेन में मूव कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो ऑन द एक्सिस यानी इस तरीके से अप्रोच कर रहा है, वो ऑन द एक्सिस एक एक्सिस पे ही अप्रोच कर रहा है। इसी चीज को यहां पे बताया गया है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड है वो अप्रोच करता है अलोंग द एक्सिस। अब देखिए, मैंने आपको क्योंकि स्टार्टिंग के पोस्टुलेट्स में बताया था कि मेटल को और लिगेंड को क्या माना गया है, पॉइंट चार्ज माना गया है, और इनके बीच में जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। अब देखिए, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये रिपल्सिव भी हो सकती है और अट्रैक्टिव भी हो सकती है, अब क्योंकि लिगेंड्स के पास इलेक्ट्रॉन है और जो मेटल होगा उनके पास भी इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहां पे कौन सा फोर्स डोमिनेट हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट हो जाएगा। तो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट होने की वजह से रिपल्शन जो है वो ज्यादा होगी, रिपल्शन जो है वो एक्सिस पे प्रेजेंट ऑर्बिटल में ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल वो जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, या इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में सबसे ज्यादा पाया जा सकता है, यानी जो चांसेस है इलेक्ट्रॉन के मिलने के वो ऑर्बिटल्स में ज्यादा होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। अब जो ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट होंगे वो क्या करेंगे, आने वाले लिगेंड्स को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल क्यों करेंगे? क्योंकि इसके ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड्स भी इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, रिपल्सन शो करेंगे। रिपल्सन शो करने की वजह से जो एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, जो एनर्जी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है और स्प्लिटिंग हो जाती है। वही चीज यहां पे आपको बताई गई है। As the ligand approaches, first energy of d orbital increase equally, but because of d orbital present on the axis experience more repulsion and their energy increase, due to which splitting take place। यहाँ पे बताया गया है कि जैसे जैसे ligand जो है अप्रोच करता है वैसे वैसे पहले तो एनर्जी जो होती है डी ऑर्बिटल की इक्वली अमाउंट में इंक्रीज होती है, यानी पांचों ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो इक्वली इंक्रीज होती है। बट क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड है वो ऑन द एक्सिस अप्रोच कर रहा है, कैसे, अलोंग द एक्सिस, एक्सिस पे आ रहा है, तो जो एक्सिस पे प्रेजेंट ऑर्बिटल्स हैं वो ज्यादा रिपल्शन एक्सपीरियंस करेंगे। क्या करेंगे? ज्यादा रिपल्शन एक्सपीरियंस करेंगे और ज्यादा
रिपल्शन एक्सपीरियंस करने की वजह से उसकी जो एनर्जी है वो ज्यादा बढ़ जाएगी, और एनर्जी बढ़ने की वजह से जो स्प्लिटिंग है ऑर्बिटल्स की वो होगी, और इसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। Set of 2 out of 5 is called Eg and other set of 3 orbital called T2g। अब दो ऑर्बिटल को हम बोलते हैं Eg। अब ये दो ऑर्बिटल होंगे कैसे, देखिए हमने पढ़ा था कि दो ऑर्बिटल dx²y² और dz², ये दोनों जो ऑर्बिटल होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं ऑन द एक्सिस पे। ये कहां प्रेजेंट होते हैं, ये एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं। और अगर ये एक्सिस पे प्रेजेंट है और लिगेंड भी एक्सिस के थ्रू ही अटैक कर रहा है, अलोंग द एक्सिस आ रहा है, तो इनकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज होगी। तो ये जो दो ऑर्बिटल होते हैं जिनको हम Eg बोलते हैं, इनकी जो एनर्जी होती है ये ज्यादा होती है। वहीं अगर हम बात करें बाकी के 3 ऑर्बिटल्स की जिनको हम क्या बोलते हैं T2g, इनकी जो एनर्जी है ये कम होती है। क्यों? क्योंकि ये बिटवीन दी एक्सिस प्रेजेंट होते हैं, ये दो एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होते हैं। तो वही चीज यहां पे लिखी है कि जो Eg की एनर्जी है वो इंक्रीज करती है 3/5 टाइम्स, जिसको आप 0.6 भी लिख सकते हो। वहीं जो T2 की एनर्जी है वो डिक्रीज कर जाती है 2/5 टाइम्स, जिसको आप 0.4 भी लिख सकते हो। सो आई होप आपको ये समझ आ गया कि जो ऑर्बिटल है उनमें स्प्लिटिंग क्यों हुई। यहां पे मैं दोबारा से समझा देता हूं। देखिए पहले 5 डी ऑर्बिटल हैं जिनके अगर मैं नाम बात करूं तो एक होता है dxy, एक होता है dyz और एक होता है dzx। बाकी के दो जो होते हैं उसमें होता है dx² y² और एक होता है dz²। dxy, dyz एंड dzx, ये जो तीनों ऑर्बिटल होते हैं ये बिटवीन दी एक्सिस होते हैं। कहां होते हैं? बिटवीन दी एक्सिस होते हैं। और जो बाकी के दो ऑर्बिटल होते हैं dx² y² और dz², ये ऑन द एक्सिस होते हैं, ऑन द एक्सिस होते हैं। अब जब लिगेंड, कोई भी लिगेंड नहीं होता, इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड, इन पांचों ही ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो सेम होती है, इसलिए हम बोलते हैं डीजेनरेट डी ऑर्बिटल। अब होता क्या है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड्स हैं वो अटैक करते हैं अलोंग द एक्सिस। अब क्योंकि ये अलोंग द एक्सिस अटैक कर रहे हैं, तो जो एक्सिस पे प्रेजेंट ऑर्बिटल्स हैं उनकी जो एनर्जी है वो बढ़ती है। एनर्जी बढ़ने का कारण क्या होता है? रिपल्शन। ठीक है, तो ये एनर्जी बढ़ी किस वजह से? रिपल्शन की वजह से। तो यहां पे स्प्लिटिंग हुई। क्या हुई? स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल हैपन्स। ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हुई और इसी चीज को हमने बोला क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो देखिए यहां पे स्प्लिटिंग हुई, जो दो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी बढ़ी उसको हमने बोला Eg, और वो 3 ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी घटी उनको हमने बोला T2g। जो Eg ऑर्बिटल्स हैं इनकी जो एनर्जी है वो 0.6 टाइम्स जो है वो बढ़ती है, या फिर इसको आप 3/5 टाइम्स भी बोल सकते हो। और जो बाकी के 3 ऑर्बिटल हैं इनकी जो एनर्जी है वो 2/5 टाइम्स डिक्रीज करी, या जिसको आप 0.4 भी बोल सकते हो। अब अगर हम बात करें CFSE यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट एनर्जी, यानी कि जब ये क्रिस्टल फील्ड मतलब कि जो ऑर्बिटल्स थे जब ये स्प्लिट हुए उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज हुई उसको हम बोलते हैं CFSE। ये भी कह सकते हो कि जो ऑर्बिटल्स हैं उनको स्प्लिट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसको हम बोलेंगे CFSE। तो जो CFSE होती है ऑक्टा, यहां पे ये जो O लिखा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्टाहेड्रल को। अगर यहां पे T होगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा टेट्राहेड्रल को, और S होगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा स्क्वायर प्लेनर को। अभी हमने बात करी ऑक्टाहेड्रल की, तो हम बात कर रहे हैं कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में CFSE होती है उसका फॉर्मूला होता है -0.4 इंटू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2g प्लस में 0.6 इंटू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg। यहां पे माइनस क्यों आया? क्योंकि जो T2g है इनकी एनर्जी कम होती है, तो इसलिए यहां पे माइनस आया। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि CFSE से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है?
आंख बंद करो, हाथ रखो और बोलो -0.4। 0.4 क्यों? क्योंकि जो एनर्जी डिक्रीज हुई वो 0.4 टाइम्स हुई, तो -0.4 इंटू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, क्योंकि T2G की एनर्जी डिक्रीज हुई, प्लस 0.6 क्यों? क्योंकि उतने टाइम्स एनर्जी बढ़ी, इंटू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg। तो इस तरीके से फॉर्मूला याद हो गया आसानी से, ठीक है। अब यहां पे आपको यह बताने के लिए कि कौन सा जो लिगेंड है वो वीक है, कौन सा लिगेंड जो है स्ट्रांग है, आपको कुछ चीजें लिखी हैं थ्योरेटिकल चीज, लेकिन आपको इतना ध्यान नहीं देना क्योंकि आपको पेयरिंग एनर्जी के बारे में नहीं पता और एनसीईआरटी में ज्यादा बताया भी नहीं गया है। तो मैंने जो आपको ऑर्डर बताया था कि क्या था, आई बाहर, सनी क्लास से फरार, सुनो ओ ऑक्सिलेटो, पानी सुनो, ये पूरा ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। तो अगर हम बात करें इफ डेल्टा ओ यानी कि जो CFSC है, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट एनर्जी है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, अगर वो कम है पेयरिंग एनर्जी से, यहां पे जो P है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पेयरिंग एनर्जी को, यानी कि अगर CFSC जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की वो कम है पेयरिंग एनर्जी से, देन फोर्थ इलेक्ट्रॉन एंटर वन ऑफ Eg ऑर्बिटल। तो जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक Eg ऑर्बिटल में, किसी एक Eg ऑर्बिटल में कहां फिल करा जाएगा। लिगेंड फॉर विच डेल्टा ओ इज लेस देन P, यानी कि ऐसे लिगेंड्स जिनमें जो ऑक्टाहेड्रल की CFSC होगी वो पेयरिंग एनर्जी से कम होगी, उन लिगेंड्स को हम बोलेंगे वीक लिगेंड्स। क्या बोलेंगे? वीक लिगेंड्स बोलेंगे। एंड ये जो वीक लिगेंड्स होंगे ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। कैसे कॉम्प्लेक्स बनाएंगे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पेयरिंग तो करवा नहीं पाएंगे क्योंकि वीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इनर डी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा पेयरिंग में, तो ये आउटर डी कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे। वहीं अगर मान लीजिए जो CFSC है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की वो ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, तो जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो एंटर करेगा T2G ऑर्बिटल में। कहां मूव करेगा? T2G ऑर्बिटल में। और वो लिगेंड्स जिनके लिए जो ऑक्टाहेड्रल की CFSC है वो पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होगी उनको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। और ये जो है ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या फिर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या फिर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो ये आपको मैंने क्लियर कर दिया। अब यहां पे मैंने आपको स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड के बताया है कि आप यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगर देखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब क्या है कि जो ऑक्टाहेड्रल की CFSC है वो ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, तो यहां पे जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो किस में भरा जाएगा? वो भरा जाएगा T2G में। तो पहला इलेक्ट्रॉन तो T2G में ही भरना है क्योंकि आपने हाफ बाउ प्रिंसिपल पढ़ा है, मतलब आपने सारे जो भी हमारे रूल्स हैं ऑर्बिटल फिल करने के या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के वो आपको पता है कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में ही इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा इलेक्ट्रॉन तो T2G में ही आना है क्योंकि इनकी एनर्जी कम है। अब चौथा डिसाइड करना है कि वो कहां जाएगा, Eg में जाएगा या T2G में जाएगा। तो अगर लिगेंड स्ट्रांग है तो जो चौथा हमारा इलेक्ट्रॉन है या फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो हमारा T2G में जाएगा। और इसी तरीके से फिर रूल फॉलो होगा 1 2 3 4 5 6 एंड जो हमारा सातवां इलेक्ट्रॉन है वो Eg में जाएगा। यानी पहले आप T2G इलेक्ट्रॉन में तीनों ही ऑर्बिटल में पेयरिंग करा दोगे इलेक्ट्रॉन की, उसके बाद आप Eg में मूव करोगे। वहीं अगर आपका जो लिगेंड है वो वीक है, अगर आपका जो लिगेंड है वो वीक है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर जाएगा Eg में। कहां मूव कर जाएगा? Eg ऑर्बिटल में। तो ये आपको याद रखना है। तो फोर्थ फिफ्थ Eg में जाएंगे, फिर 6 7 8 T2G में आ जाएंगे, 9th 10th Eg में जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं उन फैक्टर की जो कि CFSC को अफेक्ट करती है। जैसे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दे और पूछे कि इस कॉम्प्लेक्स की और इस कॉम्प्लेक्स की बताओ CFSC दोनों में से किसकी ज्यादा है, तो आप उसको कैसे बता सकते हो, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग CFSC। इसमें जो पहला फैक्टर आता है वो आता है ऑक्सीडेशन ऑफ CMA, यानी कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सेंट्रल मेटल एटम की वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट एनर्जी में। जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट के, या फिर ये कह सकते हो सेंट्रल मेटल एटम के
चार्ज के। तो अगर सेंट्रल मेटल एटम पे चार्ज ज्यादा है या उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट एनर्जी भी क्या है, ज्यादा है। तो जैसे यहां पे आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है Ni यानी कि निकल CO4 एंड यहां पे दिया गया है PtCl4 और यहां पे -2 है। तो अगर यहां पे आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने को बोले तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे 0 है और यहां पे अगर आप प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो वो आएगी आपकी x प्लस में 4 इंटू में -1 इक्वल टू -2। तो ये आपकी आ जाएगी +2 आ जाएगी आपकी, क्योंकि -4 इधर जाएगा +4 तो ये +2 आ जाएगी। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, तो इसका चार्ज ज्यादा है तो इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट एनर्जी ज्यादा होगी। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा सेकंड फैक्टर, वो है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। लिगेंड की स्ट्रेंथ भी ये डिसाइड करती है कि CFSC किसकी ज्यादा होगी। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो उसकी CFSC ज्यादा होगी और अगर वीक लिगेंड है तो उसकी CFSC कम होगी। जैसे कि इस एग्जांपल में देखो, क्लोरीन भी पे भी -1 चार्ज होता है, CN पे भी -1 चार्ज होता है, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो आएगी वो सेम आएगी। तो यहां पे आप पहला रूल नहीं लगा सकते। तो अब आप क्या करोगे, लिगेंड की स्ट्रेंथ देखोगे, यहां पे CN है, यहां पे क्लोरीन है, वीक लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इसकी जो CFSC है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, वो ज्यादा है, तो ये हमारा इसका ज्यादा CFSC होगा। इसी तरीके से ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करता है, जो CFSC है यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट एनर्जी है, वो ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करती है कि आपके लिगेंड की ज्योमेट्री या शेप कैसी है। तो अगर मैं बात करूं किस ज्योमेट्री की सबसे ज्यादा CFSC होती है, तो जो हमारे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं इनकी जो CFSC होती है वो सबसे ज्यादा होती है। इनसे कम होती है ऑक्टाहेड्रल की एंड सबसे कम होती है टेट्राहेड्रल की। अगर हम इनके रेशियो की बात करें या टाइम्स की बात करें कि कौन सा किससे ज्यादा होता है, तो जो स्क्वायर प्लेनर होता है ये 1.3 टाइम्स ज्यादा होता है ऑक्टाहेड्रल के CFSC से। वहीं अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करें तो ये 4/9 टाइम्स होता है ऑक्टाहेड्रल का, यानी कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 50% होता है ऑक्टाहेड्रल का। ठीक है, अब जो CFSC है वो इस चीज पे भी डिपेंड करती है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो कौन से सीरीज को बिलोंग करती है, 3D 4D या 5D। अगर जो एलिमेंट है वो 3D सीरीज को बिलोंग करता है तो उसकी जो CFSC है वो कम होगी एज कंपेयर टू 4D मेटल, एंड 4D मेटल की जो CFSC है वो कम होगी एज कंपेयर टू 5D मेटल। तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ जो लिगेंड की बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो भी CFSC यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को डिसाइड करती है। जो CFSC होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेसिक स्ट्रेंथ के, यानी कि लिगेंड जितना ज्यादा बेसिक उतनी ही ज्यादा उसकी CFSC, और लिगेंड जितना कम बेसिक उतनी कम उसकी CFSC। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। अब हम आगे मूव करते हैं और बात करते हैं एप्लीकेशन की कि क्रिस्टल फील्ड जो थ्योरी है ये इसका एप्लीकेशन क्या है। सो जो सबसे पहला एप्लीकेशन आता है वो ये है कि ये हमें बताता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स जो है वो कलर फॉर्मेशन क्यों शो करता है। कलर इन कॉम्प्लेक्स में अराइज ड्यू टू DD ट्रांजिशन। DD ट्रांजिशन क्या होती है, अब इस चीज को समझ लेते हैं। ड्यूरिंग DD ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी एंड जंप फ्रॉम लो ऑर्बिटल टू हाई ऑर्बिटल। अब देखिए यहां पे बताया गया है कि जैसे ये 5 ऑर्बिटल थे D के और इनकी जो एनर्जी थी वो सेम थी, बट जब लिगेंड अटैक करा तो इनकी जो एनर्जी है वो डीजेनरेट हो गई। इनकी एनर्जी क्या हो गई, डीजेनरेट हो गई और ये ऑर्बिटल्स में स्प्लिट हो गए। ये दो बने जिनको हमने बोला Eg एंड इनको बोला T2G। अब मान लीजिए T2G में कोई एक इलेक्ट्रॉन है, T2G में कोई एक क्या है, इलेक्ट्रॉन है। हमने इसको क्या करी, एनर्जी प्रोवाइड करी। हमने इसको एनर्जी प्रोवाइड करी और इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दी कि ये जो है अपनी लोअर स्टेट से एक्साइटेड होके चला गया हायर स्टेट में। कहां चला गया, अपनी नॉर्मल स्टेट या ग्राउंड स्टेट से बोल सकते हो या लोअर ऑर्बिटल से बोल सकते हो। कहां चला गया, हाई एनर्जी स्टेट में चला गया या हायर ऑर्बिटल में चला गया। अब हुआ क्या
क्योंकि इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है वो लोअर ऑर्बिटल में है, लेकिन ये है कहां, हायर ऑर्बिटल में। तो ये हाईली अनस्टेबल है। क्या है ये, हाईली अनस्टेबल है। तो ये क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा, और स्टेबल करना चाहेगा तो ये क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, जिसका फॉर्मूला होता है E=hc/λ, ये फॉर्मूला होता है। और एनर्जी रिलीज करते करते ये अपनी नॉर्मल स्टेट या अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएगा। अब जब ये एनर्जी रिलीज करेगा, ये जो एनर्जी है अगर विजिबल रीजन में आती है, इसने ये जो एनर्जी रिलीज करी अगर ये विजिबल रीजन में आती है तो ये हमें कलर शो करेगी। ठीक है, तो ये चीज बताती है कि कैसे कोई भी जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो कलर शो करता है। इन absence of ligand no splitting take place, no dd transition occur, no color is observed। अब यहां पे आपसे कहा गया है कि इन द absence of ligand, अगर ligand absent है तो स्प्लिटिंग नहीं होगी, स्प्लिटिंग नहीं होगी तो dd ट्रांजिशन नहीं होगी, और अगर dd ट्रांजिशन नहीं होगी तो हमें कोई कलर ऑब्जर्व नहीं होगा। तो ये आपका पहला क्या है, एप्लीकेशन है। अब देखिए यहां पे कुछ चीजें हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे पूछ लेगा ई एब्जॉर्ब का आप क्या बताइए, ऑर्डर बताइए, या फिर लैम्डा का ऑर्डर बताइए। तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए कि वो कैसे करना है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ई एब्जॉर्ब जो होता है, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा हायर ट्रांजिशन, हायर स्टेट में जाने के लिए, या कह सकते हो हायर ऑर्बिटल में जाने के लिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है CFSC के। यानी कि जितनी ज्यादा आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट एनर्जी होगी, जितनी ज्यादा आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट एनर्जी होगी, उतनी ही ज्यादा आपकी एब्जॉर्ब्ड एनर्जी होगी। एब्जॉर्ब्ड एनर्जी वो एनर्जी है जो आप दोगे किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में। एक्साइट करने का मतलब T2G से Eg ऑर्बिटल में भेजने के लिए आप जो एनर्जी दोगे वो होगी E एब्जॉर्ब, और ये जो E एब्जॉर्ब एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है CFSC के। यानी जितनी ज्यादा CFSC यानी जितनी ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, उतनी ज्यादा E एब्जॉर्ब यानी उतनी ही ज्यादा आपको एनर्जी देनी है। अब ये जो E एब्जॉर्ब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है E ऑब्जर्व के, यानी जब इलेक्ट्रॉन वापस एनर्जी रिलीज करता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्व्ड। तो ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज्यादा एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा उतनी ही कम वो ऑब्जर्व करेगा यानी रिलीज करेगा। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है E=hc/λ, यानी एनर्जी जो है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एनर्जी जो है वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो E ऑब्जर्व या E एब्जॉर्ब जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा लैम्डा एब्जॉर्ब के, यानी जिस वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब कर रहा है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। E एब्जॉर्ब जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा लैम्डा एब्जॉर्ब के, यानी जिस वेवलेंथ को उसने एब्जॉर्ब करा है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा E ऑब्जर्व के, जो वो एनर्जी रिलीज कर रहा है उसके भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। E एब्जॉर्ब जो होगा E ऑब्जर्व के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब क्योंकि जो E ऑब्जर्व है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा लैम्डा ऑब्जर्व के, तो E एब्जॉर्ब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लैम्डा ऑब्जर्व्ड के। लैम्डा ऑब्जर्व्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी जितनी ज्यादा एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा उतनी ही ज्यादा वेवलेंथ को वो एमिट करेगा, उतनी ही ज्यादा वेवलेंथ को वो क्या करेगा, एमिट भी करेगा। इसी को हम बोलते हैं लैम्डा ऑब्जर्व। तो ये हमारा क्या था, पहला एप्लीकेशन था। और ये आपको अच्छे से आना चाहिए कि E एब्जॉर्ब किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आपको याद करना कैसे है, आंख बंद करो, हाथ रखो और बोलो जो E एब्जॉर्ब है, E एब्जॉर्ब जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा एब्जॉर्ब के, किसके, लैम्डा एब्जॉर्ब के। और जो E एब्जॉर्ब है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, E ऑब्जर्व के। और जो E एब्जॉर्ब है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा ऑब्जर्व के। तो इस तरीके से आपको ये पूरा याद रहेगा। सेकंड देखो, रीजन जो हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स एक लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो वो किस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, इस चीज को हम बताते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर से। कॉम्प्लीमेंट्री कलर लिखना कैसे है, इसमें सिंपल है, आपको विबग्योर लिखना है जिसमें से आई को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। सीधा लिखो V, आई को रिमूव करा, B,
विबग्योर, YOR, और इनका एक दूसरे के साथ एरो बना दो अपोजिट पोल पे। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री कलर का चार्ट बन गया। अब यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री कलर बताता क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री कलर ये बताता है कि अगर कोई पार्टिकल जो है एब्जॉर्ब कर रहा है वायोलेट लाइट, यानी कि वायोलेट लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? येलो, तो वो एमिट करेगा येलो लाइट। क्या एमिट करेगा? येलो लाइट को एमिट करेगा। ठीक है, ये है कॉम्प्लीमेंट्री कलर। अब हम बात करते हैं चार्ज ट्रांसफर की। कुछ कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ चार्ज की शेयरिंग भी करते हैं, और इस चार्ज शेयरिंग की वजह से वो कलर का फॉर्मेशन भी करते हैं, या वो कॉम्प्लेक्स कलर प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। और इसका एग्जांपल याद रखना, क्योंकि इस साल नीट में भी पूछा गया था कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो बिना डीडी ट्रांजिशन के कलर कंपाउंड फॉर्म, मतलब कलर शो करता है, तो ये आपको याद रखना है। अब जो चार्ज ट्रांसफर होता है वो दो तरीके का होता है, एक तो लिगेंड टू मेटल, और एक होता है मेटल टू लिगेंड। हमारे सिलेबस में हमें पढ़ना है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर टेक प्लेस व्हेन मेटल इज प्रेजेंट इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि ये तब होता है जब जो हमारा मेटल है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, आई मेटल हैव एम्प्टी ऑर्बिटल्स, मेटल्स के पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो। क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है कि उस पर चार्ज ज्यादा है, और चार्ज ज्यादा कब होगा? क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो जब उसने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करे हो तो उस पर चार्ज ज्यादा होगा, यानी उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होंगे। और लिगेंड्स के पास कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर हो, लिगेंड्स के पास क्या हो? कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो। इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है मूव करेगा लिगेंड से मेटल में। एग्जांपल क्या है आपका? MnO4। अब MnO4 में आप देखो, जब आप इसकी ऑक्सीडेशन निकालोगे तो ये +7 आएगी। तो मैग्नीज क्या है? अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर फालतू है, तो वो यहां पे क्या करेगा? चार्ज ट्रांसफर करेगा। अब यहां पे आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकता है, या फिर आप इसको स्प्लिटिंग इक्वेशन भी कह सकते हो। तो वो कैसे करेंगे? देखिए, यहां पे आपको दिया गया है FeCN6 -4, Fe+2 +2 यहां पे कैसे? मैंने यहां पे इसकी क्या करी? ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली आयरन की, ये -6, ठीक है, उधर जाके +6 और -4, तो ये +2 आएगा। तो आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। मैंने बताया था कि जब भी आप क्या करोगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट थ्योरी लिखोगे या ज्योमेट्री बनाओगे, तो वहां पे आपको जो हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा था उस रूल को फॉलो करना है कि सबसे पहले देखो कि वो 3D एलिमेंट 3D सीरीज को बिलोंग करता है या 4D या 5D को। 4D 5D को बिलोंग करता होगा तो डायरेक्ट पेयरिंग कर देनी है, 3D को बिलोंग करता होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से कम है तो ये देखो लिगेंड कैसा है। अब क्योंकि लिगेंड यहाँ पे स्ट्रांग है तो डायरेक्ट पेयरिंग कर दो, बाकी सब सोचने की दिक्कत नहीं है। अब देखो, क्योंकि आयरन Fe+2 में है तो इसमें देखो क्या है, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जो मेरे को इलेक्ट्रॉन फिल करना है, क्योंकि यहां पे देखो 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। अब आप पहले तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन भरोगे, दूसरा भरोगे, तीसरा भरोगे। अब आपको ये डिसाइड करना है कि 4th इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 4th इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा। अब क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो मैंने बताया था कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो T2G में ही भरा जाता है, और वीक लिगेंड के लिए जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो EG में भरा जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो 4th इलेक्ट्रॉन T2G में ही भरा जाएगा। तो 4th 5th 6th, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं? T2G में। तो ये इसकी स्प्लिटिंग इक्वेशन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग से आप मैग्नेटिक नेचर भी पता कर सकते हो। जब आप स्प्लिटिंग इक्वेशन लिख दोगे, अगर उसके बाद कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, और अगर मान लो कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, यानी कि जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो अब्सेंट है, यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो वो डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। और मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला जो है वो आपको यहां पे दे रखा है, n ब्रैकेट में n+2। तो यहां पे जो हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो खत्म होता है। अब हम इसकी कुछ लिमिटेशन पढ़ते हैं।
तो जो सबसे पहली लिमिटेशन है वो ये है, इन केस ऑफ न्यूट्रल लिगेंड लाइक H2O एंड NH3, H2O should be strong ligand as it is more polar but it is a weak। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में एक लिमिटेशन ये है कि अगर हम बात करें न्यूट्रल लिगेंड जैसे कि वाटर और अमोनिया की, तो वाटर क्योंकि ये ज्यादा पोलराइज होता है, ये ज्यादा पोलराइज होता है यानी इसके पास ज्यादा पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, तो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होना चाहिए, बट ये एक वीक लिगेंड होता है। सेकंड बात ये कही गई, इट डज नॉट स्टेट एनीथिंग अबाउट पाई बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स में बनने वाली पाई बॉन्डिंग्स के बारे में कुछ नहीं बताता। साथ ही साथ तीसरी लिमिटेशन इसकी ये है कि ये मेटल एटम को एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कंसीडर करता है, बट देयर आर सम कॉम्प्लेक्स इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज जीरो, जहां पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सेंट्रल मेटल एटम की वो जीरो है, जैसे कि निकल के केस में आपने देखा था, वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो थी, बट यहां पे इन्होंने क्या करा है, मेटल एटम को पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मान रखा है, तो ये भी एक लिमिटेशन है। सो आई होप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट थ्योरी आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो अगर आपको अच्छे से समझ आई है, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।